नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक अनमोल कृति गोदान के विषय में। और गोदान पर के बारे में संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे, क्योंकि अब समय परीक्षा में बहुत कम है और अब हमारे लिए जरूरी है कि हम केवल और केवल अपना जो दृष्टि है, अपनी दृष्टि उसको केंद्रित करें परीक्षा पर। तो अब जितने भी सत्र आगे होंगे वे सब ज्यादातर प्रश्नों पर आधारित होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूं, ऐसी मेरी योजना है। तो आप इन सभी सत्रों को बहुत ध्यान से, सतर्कता से देखें, क्योंकि इनमें कम प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन वही प्रश्न होंगे जो आपकी इसके कंटेंट पर पकड़ को मजबूत करेगा और आपके दृष्टिकोण को उस कृति के विषय में स्पष्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। इससे पहले कि मैं गोदान की बात करूं दोस्तों, मैं एक बात जो हर सत्र में जो प्रेमचंद पर आधारित होता है ये कहती हूं कि प्रेमचंद के विषय में एक बात को आप जीवन में कभी मत भूलिएगा कि प्रेमचंद वो साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने दृष्टिकोण से साहित्य की, हिंदी साहित्य की दिशा ही बदल दी। जो साहित्य शताब्दियों से केवल कोरी कल्पनाओं में घिरा हुआ था, राजा रानी की कहानियों में घिरा हुआ था, तिलस्म में जकड़ा हुआ था, जासूसी कथाओं में जकड़ा हुआ था, उसे उन्होंने आम आदमी की जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम था साहित्य जगत में। और उसके बाद साहित्य जो हम सब के जीवन का अंग बना वो आपके सामने है। तो जो कुछ भी परिवर्तन दृष्टिकोण में आया, जो हमारे साहित्य में हमें देखने को मिलता है, निरंतर हम यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादी से हम आगे और अति यथार्थवादी हो जाते हैं। तो निरंतर जो हमारी दृष्टिकोण में बदलाव आता है उसकी नींव रखने वाले प्रेमचंद थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। प्रेमचंद ने बहुत सारा विपुल कथा साहित्य लिखा, बहुत सारे उपन्यास लिखे, लगभग 300 कहानियों की रचना की उन्होंने। लेकिन उनके उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ कृति जो उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है वो है उनका उपन्यास गोदान। तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, क्योंकि मंगलसूत्र उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1936 में प्रकाशित अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। दूसरी बात यह गोदान के विषय में जानने वाली है कि कृषक जीवन के महाकाव्य के रूप में इसे हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। महाकाव्य क्या होता है आप सभी जानते हैं कि काव्य में जब किसी भी पात्र के विशाल जीवन चरित्र को अभिव्यक्त किया जाता है पूर्ण परिवेश के साथ, जिसमें एक क्रमबद्धता होती है कथानक में और पूर्वापर संबंध होता है घटनाओं में, वही जब गद्य में होता है तो उसे हम कहते हैं महाकाव्य। तो कृषक जीवन का महाकाव्य, क्योंकि गोदान में होरी नामक एक किसान के जीवन को उसकी कटु यथार्थ के साथ अभिव्यक्त किया गया है और उसके साथ साथ संपूर्ण उस समय के समकालीन परिवेश में जो संपूर्ण कृषक समुदाय था उसकी पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया गया है और इसीलिए इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो कृषक जीवन का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए गोदान। नायक होरी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण हुआ है। ये इसकी मूल संवेदना यदि एक पंक्ति में पूछी जाए तो इसकी मूल संवेदना यह है कि पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसका नायक है होरी, जो कि एक किसान है, 5 बीघा जमीन का मालिक है। उसके जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, लेकिन यहां प्रेमचंद का उद्देश्य केवल होरी के जीवन की पीड़ा को अभिव्यक्त करना नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से उस समय के संपूर्ण कृषक समुदाय की वेदना को हमारे सामने जीवंत करना है। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, नायक होरी के जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषक वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण यहां किया गया है। अगला बिंदु है उपन्यास लेखन का आधार क्या है। तो उपन्यास लेखन का आधार है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद का एक साहित्यिक दृष्टिकोण है जिसमें वे
संपूर्ण कृति में यथार्थ का चित्रण करते हैं, लेकिन प्रत्येक कृति का जो अंत होता है वो किसी न किसी आदर्श की स्थापना से होता है। तो जब यथार्थ के चित्रण के बाद कोई भी कृति किसी आदर्श की, किसी जीवन मूल्य की स्थापना के साथ समाप्त होती है तो वो दृष्टिकोण कहलाता है आदर्शोन्मुख यथार्थ। इसमें कुल 36 परिच्छेद हैं, यानी पूरा उपन्यास 36 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। आगे चलें। नायक होरी, अब क्योंकि उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। गोदान का मतलब गाय का दान। तो गाय का दान यानी गोदान जो शीर्षक है वो प्रत्यक्षतः उपन्यास के नायक होरी के साथ जुड़ता है, क्योंकि उसकी एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि वो गाय का दान करे, क्योंकि उसे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य के रूप में देखता है। तो नायक होरी का गाय की इच्छा को मन में लिए संसार से विदा होना और उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। यानी इसमें इस बात गोदान के माध्यम से ये चित्रित किया है प्रेमचंद ने कि किसान किस तरह से, पहले 5 बीघे जमीन का मालिक जो किसान था होरी, वो कैसे एक किसान से मजदूर बनता है। जमींदारी चक्रव्यूह और समाज की जो विषम परिस्थितियां हैं उनके बीच जकड़ा जाकर एक तो वो पीड़ा किसानों की जिसमें वो कर्जदार बनता है, जिसमें वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठता है, जिसमें वो अपने बैलों से हाथ धो बैठता है जो कि उसके कृषक जीवन के आधार थे। तो किस तरह से उसका जीवन एक त्रासदी बनकर रह जाता है और उसकी जो एक इच्छा है कि वो अपने जीवन में गाय को दान करे, वो इच्छा लिए हुए ही वो इस लोक से प्रस्थान कर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पीड़ा को यहां अभिव्यक्त किया गया है और कथाकार यानी उपन्यासकार प्रेमचंद यहां ये कहना चाहते हैं कि ऐसे न जाने कितने किसान हैं हमारे समाज में जो भूमि के मालिक थे, लेकिन विषम परिस्थितियों के कारण, महाजनी सभ्यता के कारण वे केवल किसान से नीचे गिरकर, उनका स्तर नीचे गिरा और वे मजदूर में तब्दील हो गए, वे ऋण के नीचे दब गए, कर्जदार बन गए और उनके जीवन अपूर्ण अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया। यानी उनके जीवन की वे अभिलाषाएं जो वे चाहते थे कि इनको हर हाल में वे पूरा कर पाएंगे, पूरा करना चाहते थे, उन्हें वे पूरा नहीं कर पाए और ये होरी के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। अंत में हीरा के गोदान कराने की बात कहने पर धनिया सुतली बेचकर मिले 20 आने पति होरी के ठंडे हाथ पर रखकर सामने खड़े ब्राह्मण दाता दीन से कहती है। सबसे ज्यादा जो चरमोत्कर्ष है, पहली बात ये उपन्यास का, ये अंतिम बिंदु है उपन्यास का, और ये सबसे ज्यादा पाठक के हृदय को पीड़ा में डुबो देने वाला बिंदु है कि इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई है होरी के परिवार की कि होरी अस्वस्थ है और कैसे करके उसकी पत्नी ने सुतलियां बनाई हैं और उन सुतलियों को बेचकर उसे 20 आने मिले हैं। और जब होरी मृत्युशैया पर है तब पंडित दाता दीन ये कहते हैं धनिया से कि अब इनका गोदान करा दीजिए क्योंकि अब इनके पास अधिक समय नहीं है। लेकिन धनिया की व्यवस्था देखिए, धनिया के जीवन की विडंबना यह है कि उसके पास गाय है ही नहीं दान कराने के लिए। उससे उसी दिन सुतली बेचकर 20 आने पैसे मिले हैं और वो लेकर आती है और होरी तब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और उसके मृत ठंडे हाथ पर, मृत्यु के बाद के हाथ पर रखकर वो सामने खड़े ब्राह्मण दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, कुछ भी नहीं है घर में, यही पैसे हैं। कौन से? जो सुतली बेचकर उसने 20 आने कमाए, वो, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर जाती है क्योंकि पति की मृत्यु की पीड़ा, उसका आघात उसे सहन नहीं कर पाती। और दूसरी बात स्थिति यह है कि वो अपने जीवन की विषमताओं से पहले ही अंदर से टूट चुकी थी। तो ये इस उपन्यास का चरम बिंदु है और यही इस उपन्यास के शीर्षक का आधार भी है। उपन्यास के अंत में घटित यही घटना उपन्यास के नामकरण का आधार है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इसे भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य और गीता की संज्ञा दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसने दी है? डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने। यह हमें ध्यान रखना है। अब संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं गोदान के पात्रों का। सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है, जो नायक है, जिसके इर्द गिर्द गोदान की सारी कथा घूमती है, वो है होरी। होरी उपन्यास का नायक है
उपन्यास का या कहानी का जो भी नायक होता है दोस्तों, वो सारा का सारा कथा चक्र वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और यही स्थिति गोदान में होरी की है। वो नायक है। अब उसका संक्षिप्त परिचय यह है कि बेलारी गांव है एक अवध प्रांत में, उत्तर प्रदेश में। उस बेलारी ग्राम में एक मामूली सा किसान है होरी, और भारतीय कृषक वर्ग का, उपन्यास में वो भारतीय कृषक वर्ग जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास 5 बीघा जमीन है। इस बिंदु को आप ध्यान में रख लेंगे। हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि होरी के पास कितनी जमीन है, तो 5 बीघा जमीन का वो मालिक है। परिश्रमी है, ईमानदार है, आस्थावान है, भाग्यवादी है, मर्यादावादी है, नैतिकतावादी है, आर्थिक अभावों से युक्त उसका जीवन है, वो शोषण का शिकार है, महाजनी सभ्यता के शोषण का शिकार है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो धनिया, जो होरी की पत्नी है और उपन्यास की नायिका है। होरी की पत्नी है, कृषक वर्ग के स्त्री समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है उपन्यास में, पति के प्रति पूर्णतः समर्पित है, परिश्रमी है, निर्भीक है, अपनी बात कहने में निसंकोच कहती है, जो भी बात हो खरी बात कहना उसे पसंद है, ये उसके स्वभाव की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। संघर्षशील है, व्यवहार कुशल है, आदर्श भारतीय नारी है, शोषण का विरोध करने वाली है और सेवा भाव से युक्त त्यागमयी नारी भी है। अगला महत्वपूर्ण पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के निवासी हैं। ध्यान देंगे, होरी रहता है बेलारी गांव में, और अमरपाल सिंह जो राय साहब हैं, जो जमींदार हैं, वो रहते हैं सेमरी गांव में। कभी कभी बेलारी गांव आया करते हैं, और पूरा का पूरा जो अवध प्रांत का क्षेत्र है वो वहां के जमींदार हैं, अवध प्रांत के जमींदार हैं। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि महाजनी सभ्यता का मूल आधार थी जमींदारी प्रथा, तो जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाखंडी हैं, यानी दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, किसानों का शोषण करने वाले हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की, नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में वे वही शोषण, किसानों का शोषण करने वाले जमींदार हैं। पुत्र उनका रुद्रपाल है और उनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी है। आगे चलें। अगले महत्वपूर्ण पात्र हैं प्रोफेसर मेहता। ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के यानी फिलॉसफी के प्राध्यापक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालती के प्रति उनमें प्रेम भाव है। वे अविवाहित हैं। राय साहब, संपादक जी, खन्ना, मिर्जा खुर्शेद से उनकी मित्रता है। ये सभी शिक्षित समुदाय है, संपन्न समुदाय है, तो इन सब से मेहता जी की बहुत अच्छी मित्रता है। ये नैतिकतावादी हैं, यानी नैतिक मूल्यों के समर्थक हैं। इनका चरित्र हल्का फुल्का नहीं है, बल्कि ये दृढ़ चरित्र के मालिक हैं। विनोदी हैं, कभी कभी हास्य भी किया करते हैं। नारी जाति के प्रति इनके हृदय में पर्याप्त श्रद्धा का भाव है, और ये कहा माना जाता है कि प्रेमचंद के जो व्यक्तिगत विचार थे वे प्रेमचंद ने प्रोफेसर मेहता के माध्यम से ही इस उपन्यास में अभिव्यक्त किए हैं। यानी प्रेमचंद के विचारों और मूल्यों के वास्तविक वाहक हैं प्रोफेसर मेहता, और कुशल वक्ता भी हैं, क्योंकि प्रोफेसर हैं तो जाहिर सी बात है कुशल वक्ता तो होंगे ही। अगला महत्वपूर्ण पात्र है गोबर। होरी और धनिया का पुत्र है। उसकी उम्र है 16 वर्ष, यानी किशोरावस्था का है। झुनिया का पति है। विद्रोही चेतना का प्रतीक है। ध्यान देंगे, युवा वर्ग की विद्रोही चेतना, क्योंकि जो कुछ भी शोषण, जो कुछ भी समाज में गलत हो रहा है उसका वो खुलकर विरोध करता है और नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। जागरूक एवं प्रगतिशील है, यानी उसके विचार, उसके जो दृष्टिकोण है वो प्रगतिशील है। निर्भीक है और माता पिता का भक्त है, यानी माता पिता के प्रति सेवा, श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है, और उसकी इच्छा है कि वो बहुत अधिक धन कमाए ताकि वो अपने परिवार के आर्थिक संकट को दूर कर सके। अगले महत्वपूर्ण पात्र हैं पंडित दातादीन। ये होरी गांव बेलारी के वृद्ध पंडित हैं। मातादीन के पिता हैं, यानी इनके पुत्र का नाम मातादीन है। ये समाज में इनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, सम्मान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ब्याज पर रुपया देते हैं। साथ ही प्रतिष्ठित होने के साथ साथ धूर्त, पाखंडी, चालाक, कपटी, कर्मकांडी भी हैं, और किसानों का शोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने उपन्यास में। जमींदार वर्ग और पुलिस विभाग के सहयोगी हैं, यानी जितने भी शोषणवादी कार्य होते हैं उनमें वे न केवल जमींदार वर्ग का
सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं, बल्कि पुलिस विभाग को भी सहायता देते हैं, अपना समर्थन देते हैं और अहंकार से युक्त है, क्योंकि समाज में उनका अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में अहंकारी हैं। अगली महत्वपूर्ण पात्र है मालती, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करके लौटी युवती है। प्रोफेसर मेहता के प्रति उनके हृदय में आकर्षण का भाव है। वे बहुत सुंदर हैं, दृढ़ चरित्र की धनी है, सेवा और त्याग के भाव से युक्त है, नारी स्वातंत्र्य की पक्षधर है और बुद्धिजीवी पुरुष वर्ग, बुद्धिजीवी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रोफेसर मेहता, और बुद्धिजीवी महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं इस उपन्यास में मालती। उपन्यास में इसे बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। स्वयं प्रेमचंद ने वक्तव्य दिया है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। इसका अर्थ क्या होता है, इसके व्यंजित अर्थ को हम समझ लेते हैं। बाहर से तितली होने का मतलब है तितली कभी इस फूल पे मंडराती है, कभी उस फूल पे मंडराती है, अपने सुंदर सुंदर पंखों से सभी का मन लुभाती है, यानी चंचलता उसका स्वभाव है, मंडराना उसका स्वभाव है। लेकिन मधुमक्खी का स्वभाव क्या होता है, मधुमक्खी पुष्प के पराग को लेकर एकत्र करती है, संचित करती है और वो स्वयं उस शहद का, जो शहद बनता है उसका वो स्वयं उपयोग नहीं करती, वो दूसरों के काम आता है, यानी परोपकार और सद्भावनाओं से युक्त है। तो उपन्यासकार क्या कहना चाहते हैं कि भले ही बाहर से वो चंचल व्यक्तित्व की धनी दिखाई दे मालती, लेकिन अंदर से वे बहुत सद्गुणी हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे आदर्श हैं उनके और नैतिक मूल्यों का समर्थन करती हैं, परोपकारी स्वभाव की हैं। और ये कथन मालती के विषय में है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये कथन किससे संबंधित है, तो आपको भूलना नहीं है कि ये मालती से संबंधित कथन है। अगली पात्र है झुनिया। भोला एक किसान है, उसकी विधवा पुत्री है झुनिया, अहीर जाति की कन्या है, गोबर की प्रेमिका है। जो होरी का पुत्र है गोबर, वो इससे प्रेम करता है और बाद में इससे विवाह भी करता है। धनिया के प्रति इसके मन में सेवा का भाव है, ये कर्तव्यनिष्ठ है और वात्सल्यमयी माता है, क्योंकि कालांतर में ये गोबर के पुत्र की मां बनती है। अगली पात्र है गोविंदी, जो खन्ना साहब की पत्नी है। खन्ना साहब मिल मालिक हैं। प्रेमचंद के नारी विषयक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाली महिला है ये। मेहता की दृष्टि में एक आदर्श नारी है गोविंदी। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इनका नाम कामिनी खन्ना रखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कामिनी खन्ना कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोविंदी के लिए ही प्रारंभ में कामिनी खन्ना नाम इस्तेमाल किया गया है। सिलिया अगला पात्र है। ये चमार जाति की स्त्री है, पंडित माता दीन की प्रेमिका है। जो पंडित दाता दीन है उनके पुत्र हैं, उनकी प्रेमिका है। ये ब्राह्मण है और ये चमार जाति की यानी निम्न वर्ग की स्त्री है। यानी इस उपन्यास के माध्यम से न केवल अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया है, प्रेमचंद ने अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया है, बल्कि निम्न, बिल्कुल निम्न और अस्पृश्य माने जाने वाले वर्ग को ब्राह्मण के घर में ला करके उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को अभिव्यक्त किया है। ये गुणवान है, सेवा भाव से युक्त है और माता दीन के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। जाति प्रथा के दमन चक्र की शिकार है, क्योंकि जब उसका विवाह होता है तो बहुत सारा विरोध गांव में होता है। अंततः माता दीन द्वारा उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब बात ये आती है, और भी बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन ये प्रमुख पात्र हैं जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस उपन्यास के कथानक को आगे बढ़ाने में महत्व रखते हैं। अब बात आती है कि गोदान का आखिर उद्देश्य क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोदान के माध्यम से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण किया है प्रेमचंद ने। और होरी की कथा यथार्थवादी है, मालती मेहता की कथा आदर्शवादी है। मालती और मेहता दोनों ही क्योंकि दृढ़ रूप से नैतिक मूल्यों के समर्थक हैं, तो आदर्शवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं प्रेमचंद के। और होरी की कथा जीवन के परिवेश के यथार्थ को अभिव्यक्त करती है, इसलिए प्रेमचंद अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं होरी की कथा के माध्यम से। सामाजिक यथार्थ का चित्रण करना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। किसान किस प्रकार से
ऋणग्रस्त हो जाते हैं और फिर कभी उस ऋण के शिकंजे से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते, उस विवशता का चित्र यहां पर प्रस्तुत किया गया है। किसानों के अभावग्रस्त जीवन का सुंदर चित्रण है, शोषण के चक्रव्यूह का चित्रण है और जमींदारों की शोषक मनोवृत्ति का यहां चित्रण किया गया है। और ये भी गोदान उपन्यास का एक उद्देश्य है। अगली बात, दाता दीन और माता दीन के माध्यम से धार्मिक कर्मकांड और पाखंड जो समाज में व्याप्त हैं उनकी अभिव्यक्ति गोदान में की गई है। तो यह भी एक उद्देश्य है गोदान का, धार्मिक पाखंड का चित्रण, क्योंकि 1936 में जिस समय ये उपन्यास लिखा गया उस समय समाज इस तरह के पाखंडों और कर्मकांडों में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। और प्रेमचंद क्योंकि प्रगतिशील दृष्टिकोण के धनी थे तो वे ये अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक भारत का समाज, जब तक ग्रामीण समाज खासतौर पर इस शिकंजे से मुक्त नहीं होगा, इन रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कर्मकांडों, धार्मिक पाखंडों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए एक उद्देश्य गोदान का यह भी है कि धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं उनका पर्दाफाश करना, धर्म के नाम पर जनमानस को पीड़ित करने और उनके साथ छल करने वाले लोगों का चित्रण करना भी उद्देश्य है, ताकि वे समाज को एक नई दिशा दे सके। समाज में व्याप्त अनाचार, पापाचार और भ्रष्टाचार का वर्णन भी किया गया है और देशव्यापी आर्थिक दुरावस्था क्या है किसानों, क्योंकि उस समय हमारे देश की 80% जनता दोस्तों गांव में रहती थी और 80% लोग ही किसान थे। उनका जीवन निर्वाह का जो माध्यम था वो कृषि थी। तो ऐसी स्थिति में जब उपन्यास गोदान में प्रेमचंद किसानों की दुर्दशा को अभिव्यक्त करते हैं, इसका मतलब है कि वे संपूर्ण देश की आर्थिक दुरावस्था का चित्रण करते हैं होरी के माध्यम से। गोदान में कौन कौन सी समस्याएं वर्णित की गई हैं, संक्षेप में हमें पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली समस्या है नगरीय एवं ग्रामीण जीवन की समस्या। उस समय नगरों में क्या परिवर्तन आ रहा था, कारखाने वगैरह खुल रहे थे, बेरोजगारी हो रही थी, तो कारखानों में पूंजीपति, मिल मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था। उस समस्या को यहां अभिव्यक्त किया गया है गोबर के माध्यम से। ग्रामीण जीवन की सारी समस्याओं का चित्रण है होरी और अन्य पात्रों के माध्यम से। शोषक जमींदारों और महाजनों की समस्या का चित्रण यहां पर किया गया है। किसानों के शोषण की समस्या को उठाया गया है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बीच पिसते सामान्य जन की समस्या यहां उभर कर सामने आई है। अंतरजातीय विवाह की समस्या, क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय 1936 में जाति के बंधन बहुत कठोर थे और एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह कर ही नहीं सकता था और ब्राह्मण वर्ग का कोई भी पुत्र किसी चमार जाति की स्त्री से विवाह करने के विषय में तो सोच भी नहीं सकता था, सोचना तक पाप था। लेकिन वो सारे बंधनों को तोड़ देते हैं प्रेमचंद इस उपन्यास में। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या को बहुत ही प्रबल और सशक्त रूप में उन्होंने उठाया। पूंजीपति और मजदूर वर्ग के संघर्ष की समस्या, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी, वो भी यहां अभिव्यक्त की गई है। अब बात आती है, ये तो हुई संक्षिप्त पृष्ठभूमि गोदान की। अब इस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कुछ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं ताकि कंटेंट पर, विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? यूजीसी नेट 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं गंगोली, सेमरी, बेलौरी और मेरीगंज। तो दोस्तों सेमरी गांव है जहां पर रहते हैं जमींदार, और बेलौरी जहां पर होरी रहता है, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहां सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन डी में है, तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आंसर होगा हमारा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? यूजीसी नेट 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और मेहता, राय अमरपाल सिंह और मालती। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, मालती और मेहता, क्योंकि एक बार ये सारी मित्र मंडली शिकार के लिए जाती है और सभी बिखर जाते हैं। तो एक मालती और मेहता दोनों एक साथ हैं और एक चिड़िया का शिकार करते हैं और उसे पकड़ने के लिए लपकते हैं।
मेहता, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। उससे पहले ये ग्रामीण युवती आकर उस चिड़िया को पकड़ लेती है और उसी संदर्भ में वो इस कथन को कहते हैं कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए, क्योंकि वो आदर्शवादी हैं, नैतिक मूल्यों के समर्थक हैं, सिद्धांतवादी हैं। तो ये बात वो मालती से कहते हैं। तो ये मेहता और मालती के बीच का कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? यह प्रश्न भी पूछा गया यूजीसी नेट 2020-21 में। ऑप्शंस हैं धनिया, झुनिया, सिलिया या पटेश्वरी। तो दोस्तों, होरी की पत्नी धनिया के द्वारा कहा गया कथन है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके चरित्र की एक खास विशेषता है बेबाक अभिव्यक्ति, यानी निर्भीकता। जो भी कुछ उसके मन में है वो उसे स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। मेहता की, लेखक की, खन्ना की या राय साहब की? तो दोस्तों, अभी चर्चा की मैंने, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वयं प्रेमचंद ने अपनी ओर से मालती के विषय में यह वक्तव्य दिया है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है राम सेवक, धनिया, गोबर या झुनिया। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम सेवक सही कथन है। राम सेवक वो पात्र है जो बहुत अधेड़ उम्र का है, लेकिन अपने जीवन की विवशताओं के चलते होरी अपनी छोटी पुत्री रूपा का विवाह उससे करने के लिए विवश होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न, गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि अब ये ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन तलाश करना है। यह प्रश्न पूछा गया राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में। भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, बी सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सी भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गोदान में हमने अभी जो पृष्ठभूमि की चर्चा की उसमें जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी के गुणों का भी वर्णन है, भारतीय संस्कारों की भी सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। स्वयं उपन्यास का शीर्षक गोदान भारतीय संस्कारों को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही विकल्प सही हैं और यही कारण है कि इसे गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, दूसरा रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, सी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गोबर एक ऐसा पात्र है जो न केवल प्रगतिशील विचारों का धनी है बल्कि गलत का विरोध करने का साहस भी रखता है। तो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में प्रश्न पूछा गया। होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता या ओंकारनाथ? इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रोफेसर मेहता को ही प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का इस गोदान में वाहक माना जाता है। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्रोफेसर मेहता, पंडित ओंकारनाथ, अमरपाल सिंह या मिर्जा खुर्शीद। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रोफेसर मेहता का यह कथन है। तो आंसर हुआ ए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि नारी के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखते हैं प्रोफेसर मेहता, और ये उनके व्यक्तित्व की एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आंसर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे।
गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन प्रेमचंद के विषय में कहा है और इस कथन का सार यही है कि प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में, चाहे वे उपन्यास हो चाहे वे कहानियां हो, उनमें जो दमित वर्ग है, जो वंचित पीड़ित शोषित वर्ग है, जिसका कदम कदम पर अपमान होता है हमारे समाज में, उस वर्ग की वेदना को अभिव्यक्त किया है। और गोदान में खासतौर पर उपेक्षित जो कृषक समुदाय है, जो शोषित कृषक समुदाय है, उसकी चर्चा की गई है। दूसरी बात, पर्दे में कैद और पद पद पर अपमानित की जाने वाली जो नारी जाति है, उसके जबरदस्त वकील बताए गए हैं, क्योंकि उनके उपन्यासों में, बहुत सारे उपन्यासों में नारी की महिमा की स्थापना करने का प्रयत्न हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहां तक कि सेवा सदन जैसे उपन्यास में वे वैश्याओं की वेदना को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे, गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। ये बात तो जाहिर सी है, क्योंकि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के दृष्टिकोण के धनी थे प्रेमचंद। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, गोदान के निम्नलिखित पात्रों को उनके परिचय के साथ सुमेलित कीजिए। पात्रों के नाम हैं। ये प्रश्न दोस्तों सिर्फ इसलिए बनाया गया है तो जो कि महत्वपूर्ण पात्र जो हैं उनके विषय में एक मोटी मोटी जानकारी, एक रेखा चित्र आपके मस्तिष्क में हो जाए। तो पात्रों के नाम ये दिए गए हैं और पात्रों का परिचय यहां है। पहला पात्र है अमरपाल सिंह, दूसरे हैं दाता दीन, तीसरे हैं गोबर, चौथी है धुनचुनिया और पांचवी है सिलिया। और इधर बेलारी गांव का पंडित, भोला की विधवा पुत्री, सेमरी गांव के निवासी, अवध प्रांत के जमींदार, होरी का पुत्र, पूंजीपति, चमार जाति की स्त्री और माता दीन की प्रेमिका। ये परिचय दिया गया है। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। अमरपाल सिंह कौन है? अमरपाल सिंह है सेमरी गांव के निवासी, अवध प्रांत के जमींदार। दाता दीन कौन है? बेलोरी गांव के पंडित, जिनके पुत्र का नाम है माता दीन। गोबर कौन है? गोबर है होरी का पुत्र। झुनिया कौन है? भोला की विधवा पुत्री। और सिलिया है चमार जाति की स्त्री, जो माता दीन यानी दाता दीन के पुत्र की प्रेमिका है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सुमेलित हो चुका है। अब देखते हैं कि विकल्प में क्या बात आती है। तो ए का हमारा है तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा। तीसरा, पहला, चौथा और छठा। तीसरा, पहला, चौथा और छठा। तीसरा, पहला, चौथा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से होरी के विषय में असंगत कथन है। होरी गोदान का नायक, बेलोरी ग्राम का कृषक है। बिल्कुल सही है। होरी एक परिश्रमी, ईमानदार, आदर्शवादी, मर्यादावादी व्यक्ति है। यह कथन भी सही है। होरी झुनिया का पति तथा धनिया सिलिया माता दीन का पिता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि होरी झुनिया का पति नहीं बल्कि धनिया का पति है। होरी 5 बीघा जमीन का मालिक है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो हम तीनों कथन सही है, केवल असंगत कथन है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। आगे चलें। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूं, केवल भाषण दे सकता हूं। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है, कहने से करना कहीं कठिन है। प्रोफेसर मेहता का यह कथन किससे संबंधित है? विकल्प है धनिया से, ग्रामीण युवती से, झुनिया से या सोना से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वो ग्रामीण युवती जो शिकार के समय उनकी चिड़िया को पकड़ करके लाती है, उन्हें अपनी कुटिया में ले जाती है, उस ग्रामीण युवती से संबंधित ये कथन है मेहता का। तो आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न, राय साहब का यह कथन, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूं, कभी उनसे बहस नहीं करता, किस पात्र से संबंधित है? ए प्रोफेसर मेहता से, बी ओंकारनाथ से, सी मिस मालती से, डी गोविंदी से। तो दोस्तों राय साहब का ये जो कथन है ये प्रोफेसर मेहता से संबंधित है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? यह पंक्ति किसने किससे कही? राय साहब ने होरी से, मेहता ने राय साहब से, राय साहब ने संपादक ओंकारनाथ से या ओंकारनाथ ने राय साहब से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि राय साहब ने ये पंक्ति होरी से कही थी उपन्यास में। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? होरी का, गोबर का, भोला का या
हीरा का। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भोला का कथन है ये, आंसर हुआ हमारा सी। भोला जो झुनिया का पिता है, और झुनिया कौन, जो होरी के पुत्र गोबर की प्रेमिका और बाद में पत्नी बनती है। आगे चलें। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। यह कथन किसका है? खुर्शेद का, प्रोफेसर मेहता का, ओंकार नाथ का या राय साहब का? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों जितने भी नैतिक मूल्यों के समर्थक और स्त्रियों के सम्मान से जुड़े हुए जितने भी संवाद हैं, वे अधिकांशतः प्रोफेसर मेहता के हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसने किससे कहा? ए प्रोफेसर मेहता ने खुर्शेद से, बी प्रोफेसर मेहता ने मालती से, सी ओंकार नाथ ने राय साहब से, और डी ओंकार नाथ ने मेहता से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रोफेसर मेहता ने यह कथन खुर्शेद से कहा। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तो समाज का लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। गोदान उपन्यास में ये विचार किसने व्यक्त किए? ए मालती ने, बी गोविंदी ने, सी मेहता ने या डी खन्ना ने? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोविंदी ने ये विचार व्यक्त किए थे। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त हैं, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं, न तो उन्हें गांधीवादी यूटोपिया में विश्वास रह गया है और न बल्गेरिया और रूस से आने वाले पत्रों में छपी किसानों की खुशहाल जिंदगी की खबरों में वे अपने देश के किसानों की दयनीय जिंदगी का सीधा साक्षात्कार करते हैं। और गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। गोदान के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस है रामविलास शर्मा, गोपाल राय, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में प्रस्तुत किया है। तो आंसर है हमारा डी। अगला प्रश्न, गोदान में निम्नलिखित में से किस समस्या का चित्रण नहीं किया गया है? ए शोषक जमींदारों और महाजनों की समस्या, बी अंतरजातीय अनमेल विवाह की समस्या, सी नारी स्वतंत्रता की समस्या, डी भारतीय संस्कृति पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव की समस्या। तो दोस्तों शोषक जमींदारों और महाजनों की समस्या मूल रूप से प्रमुख समस्या है गोदान की। अंतरजातीय और अनमेल विवाह की समस्या भी यहाँ अभिव्यक्त की गई है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह का उदाहरण तो माता दीन और सिलिया का विवाह है, और अनमेल विवाह रूपा और राम सेवक का विवाह है। तो यहाँ इन दोनों समस्याओं को भी उठाया गया है। नारी स्वतंत्रता की समस्या भी उठाई गई है, लेकिन भारतीय संस्कृति पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव की समस्या यहां नहीं उठाई गई है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो दोस्तों गोदान में महाजनी सभ्यता की कथा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उपन्यास में मूलतः मालती की कथा नहीं है, होरी और धनिया की कथा है। या क्यों? क्योंकि किसान के त्रासद जीवन की यथार्थपरक अभिव्यक्ति गोदान का मूल उद्देश्य है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है, यह भी सही है, और सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, यह भी सही है। तो आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि गोदान के विषय में यह कथन पूरी तरह से गलत है। आगे चलें। महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है झुनिया, हीरा, धनिया या गोबर। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये होरी की पत्नी धनिया का होरी की मृत्यु के बाद जो गोदान वो करती है अपने सुतली बेचकर कमाए गए पैसों से, उस समय कहा गया, पंडित दाता दीन से कहा गया ये कथन है। तो आंसर इसका होगा सी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण
गोदान पर आधारित प्रश्नों की चर्चा की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी थोड़ा सा समझ लिया संक्षेप में, क्योंकि कम समय में यही संभव है। और आगे के सत्रों में भी हम प्रश्नों पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, ताकि परीक्षा तक आते आते, परीक्षा हॉल में प्रवेश करते करते आपका आत्मविश्वास डगमगाए नहीं, आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हॉल में जाएं और मन चाही सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।